नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोपनीयता को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने नए स्मार्टफोन्स पर संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का आदेश वापस ले लिया है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि एप्लीकेशन के जरिए निगरानी न संभव है न कभी होगी। उनके बयान के बाद मंत्रालय ने लिखित आदेश जारी करते हुए अनिवार्यता खत्म कर दी। सरकार का कहना था कि यह एप्लीकेशन सिर्फ साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है और बिना रजिस्ट्रेशन यह एक्टिव भी नहीं होता। हालांकि आदेश वापस लेने से सवाल उठे हैं क्योंकि सरकार के मुताबिक एप्लीकेशन 1.4 करोड़ डाउनलोड पार कर चुका है और रोजाना 2000 फ्रॉड रिपोर्टें मिल रही हैं। सिर्फ एक दिन में 6 लाख नए रजिस्ट्रेशन भी हुए। इसके बावजूद प्री इंस्टॉल आदेश हटाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक गूगल और एप्पल इस आदेश का पालन करने को तैयार नहीं थे। दोनों कंपनियों ने गोपनीयता और सिस्टम सुरक्षा के कारण संचार साथी को अपने डिवाइस में अनिवार्य रूप से शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस कदम की आलोचना की। आदेश वापस होने से उपयोगकर्ताओं और स्मार्टफोन कंपनियों को राहत मिली है। गौरतलब है कि 28 नवंबर के सरकारी आदेश में सभी मोबाइल कंपनियों के लिए यह ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन आलोचनाओं के बाद सरकार ने कहा था कि आदेश की समीक्षा की जाएगी और अब आदेश वापस लिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार ने बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला सोनाली खातून और उनके 8 वर्षीय बेटे को भारत वापस लाने पर सहमति दे दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि दोनों को मानवीय आधार पर आधिकारिक प्रक्रिया से लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सोनाली को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए और बच्चे की देखभाल की भी व्यवस्था हो। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। सोनाली के पिता भोदू शेख ने आरोप लगाया था कि पहचान सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दिल्ली एनसीआर पुलिस ने उनकी बेटी, दामाद और पोते को बिना जांच के बांग्लादेश भेज दिया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पश्चिम बंगाल का मूल निवासी है और सभी भारतीय नागरिक हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने सितंबर में परिवार को वापस लाने का आदेश दिया था, लेकिन केंद्र ने दस्तावेज न होने की बात कही थी। दिल्ली एनसीआर में पिछले वर्षों में कई बंगाली बोलने वाले मुस्लिम परिवारों को जबरन घुसपैठिया बताकर निर्वासित किए जाने की घटनाएं हुई हैं। कई लोगों के पास आधार और वोटर आईडी होने के बावजूद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा गया। सोनाली का मामला सामने आने से ऐसी कार्रवाइयों में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण की जरूरत पर फिर सवाल उठे हैं। बहरहाल सोनाली खातून के परिवार ने इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही सोनाली और उनके बेटे को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स को 52.102 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। पहले टाटा को 25 एकड़ जमीन मिली थी, लेकिन कंपनी ने बड़े प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए और जमीन की मांग की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार अब एक नई लीज पर सहमति बनी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंदिर म्यूजियम टाटा सन्स ही बनाएगा और उसका प्रबंधन भी करेगा। यह म्यूजियम भारत के प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य शैलियों, इतिहास और संरक्षण तकनीकों को दिखाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बड़े म्यूजियम का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उन्होंने हाल ही में अयोध्या दौरे के दौरान इसकी प्रगति की समीक्षा भी की थी। टाटा सन्स की टीम अयोध्या में डेरा डाल चुकी है और जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। अब इस बीच टाटा समूह और मोदी सरकार के बीच बढ़ती नजदीकियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इससे पहले स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र द्वारा टाटा की 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों को 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने के कुछ ही हफ्तों बाद टाटा ने बीजेपी को 758 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। इससे राजनीतिक और कॉरपोरेट संबंधों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बुधवार 3 दिसंबर को संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने नई श्रम संहिताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह धरना मकर द्वार के सामने हुआ, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने श्रम संहिताएं वापस लो और कॉरपोरेट जंगल राज नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने 4 नई श्रम संहिताएं बड़े कॉरपोरेट्स के हित में बनाई हैं, जिससे मजदूरों के अधिकार और पर्यावरण दोनों को नुकसान होगा। प्रदर्शन में टीएमसी, टीएमके और वाम दलों के सांसद भी जुड़े। सोनिया गांधी ने सरकार की नीतियों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरनाक बताया, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि भारत को पर्यावरण के लिए नई डील चाहिए। विपक्ष ने संसद में श्रम संहिताओं पर तत्काल चर्चा और संहिताओं को वापस लेने की मांग की।
बता दें कि नई श्रम संहिताओं में 29 पुराने कानूनों को जोड़ा गया है। इसमें कंपनियों को 300 तक कर्मचारियों की छंटनी बिना मंजूरी करने की छूट मिलेगी और काम के घंटे बढ़ेंगे। हालांकि सरकार का दावा है कि इसमें गिग वर्कर्स और प्रवासी मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी और न्यूनतम मजदूरी जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जाति जनगणना से जुड़े सवालों पर गृह मंत्रालय ने विस्तृत जवाब दिया, जिसे राहुल गांधी ने चौंकाने वाला बताया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अगली जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में मकान सूचीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना होगी, जिसकी संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 होगी। बर्फीले क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जनगणना सितंबर 2026 में की जाएगी। राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या सरकार जनगणना के सवाल पहले से जारी करेगी और जनता से राय लेगी। इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सवाल विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और डेटा उपयोगकर्ताओं से मिले सुझावों के आधार पर तय किए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नई जनगणना तैयार करते समय पिछली जनगणना और हितधारकों के सुझावों को शामिल किया जाता है। गृह मंत्रालय के इन जवाबों पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा। उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनावों की गिनती अब 21 दिसंबर को ही होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि 3 दिसंबर को काउंटिंग शुरू ना की जाए और सभी स्थगित चुनाव पूरे होने के बाद ही नतीजे एक साथ घोषित किए जाएं। इससे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कुछ इलाकों में चुनाव 20 दिसंबर तक टाल दिए थे, जिसके बाद दायर पिटीशन में कहा गया कि अलग अलग तारीखों पर नतीजों का असर आगे होने वाले चुनावों पर पड़ेगा। गिनती और चुनाव तारीखों में आखिरी समय पर बदलाव से राजनीतिक दलों ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे स्टेट इलेक्शन कमीशन की नाकामी बताया, जबकि कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट और एनसीपी एसपी के जयंत पाटिल ने भी कमीशन के कामकाज पर सवाल उठाए। पाटिल ने ईवीएम सुरक्षित रखने के लिए और कड़े इंतजाम की भी मांग की। चुनाव के दौरान बोगस वोटिंग, मारपीट और धक्का मुक्की की घटनाएं सामने आईं। सबसे बड़ी विवादित घटना में शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए संतोष पांगर पर पोलिंग बूथ के अंदर कथित नारेबाजी कर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में बांगर के सपोर्टर्स पोलिंग एनक्लोजर के अंदर देखते हुए दिख रहे हैं। चुनाव अधिकारियों ने पूरे विवाद की जांच के आदेश दिए हैं और यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी इसे गलत काम बताया है। उधर मंत्री गिरीश महाजन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि काउंटिंग टलने से विपक्ष को ईवीएम पर शक जताने का एक और मौका मिल गया है। गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विवादित दावा किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने इसका सख्त विरोध किया। सिंह ने पटेल को सच्चा धर्मनिरपेक्ष बताते हुए कहा कि वे तुष्टीकरण के खिलाफ थे और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण जैसे काम भी जनता के दान से कराया गया था, न कि सरकारी पैसों से। राजनाथ सिंह के इस बयान पर विपक्ष, इतिहासकारों और आम लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इतिहासकारों के अनुसार बाबरी मस्जिद 1528 में मीर बाकी ने बनवाई थी और नेहरू के समय में इसके नए निर्माण का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है। इसके उलट नेहरू और पटेल दोनों धार्मिक स्थलों में सरकारी धन खर्च करने के खिलाफ थे। लेखक पीयूष बबेले ने कहा कि सरदार पटेल ने खुद कहा था कि सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। इतिहासकारों का मानना है कि राजनाथ का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है और इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे बस इस बात से दुख है कि राजनाथ सिंह ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है कि वह अपनी पार्टी से प्रभावित हो गए हों या उन्हें ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। नेहरू ने उन्हें यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया था। राजनाथ जी, यह बयान आपके इतिहास या आपके व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बाबरी मस्जिद पहले से बनी हुई थी, 1992 में ध्वस्त हुई।
नेहरू द्वारा सरकारी धन से निर्माण का कोई प्रमाण नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अभिलेखागार में शून्य प्रमाण होने का हवाला देते हुए बयान को खारिज किया। इतिहासकारों का कहना है कि यह दावा ऐतिहासिक रूप से आधारहीन है और राजनीतिक संदर्भ में प्रचारित किया जा रहा है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राजनाथ सिंह कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लंबे समय तक सेवा की। इस दौरान उन्होंने देश को उस समय दिशा और दृष्टि दी जब अंग्रेज अभी गए थे। गरीबी व्यापक थी और देश के भविष्य के पाठ्यक्रम को परिभाषित किया जाना था। इसके अलावा टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में एक बहुत ही जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं। वे इतने वरिष्ठ नेता हैं, यह उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें या तो अपनी बात के सबूत पेश करने चाहिए या फिर माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए। यह शर्मनाक है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली। कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक वार्ड पर जीत दर्ज की। इन उपचुनावों के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। दिल्ली के 10 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई गई। ये चुनाव बीजेपी के लिए अहम माने जा रहे थे, क्योंकि फरवरी में दिल्ली में एमसीडी में सत्ता में आने के बाद यह उसका पहला चुनाव था। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अशोक विहार में इलेक्शन चोरी के आरोप लगाए हैं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में नतीजे बदलने के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा ने गिरने की सारी हदें पार कर दी। बयान में कहा गया कि लोकतंत्र में सरेआम डकैती चल रही है। न्यूज चैनल आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत की खबर चला चुके थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आम आदमी पार्टी की जीत दिखा दी गई थी, फिर भी चुनाव आयोग ने नतीजे भाजपा के पक्ष में बदल दिए। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से जारी बयान में ये साफ नहीं है कि वह किन सीटों की बात कर रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी की जीत को जनादेश का स्पष्ट संदेश बताया है। भारतीय रुपया बुधवार 3 दिसंबर को पहली बार 90.24 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। इस रिकॉर्ड गिरावट ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। रुपये पर दबाव पिछले कई हफ्तों से जारी है, जबकि आरबीआई लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। इसके बावजूद डॉलर की बढ़ती मांग और वैश्विक दबाव के कारण रुपये में और कमजोरी आई है। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने सबसे पहले बयान दिया। उन्होंने 2013 की मोदी की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि जब 2013 में रुपया 60 पहुंचा था, तब नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया था। आज रुपया 90 पार कर गया, अब क्या कहेंगे मोदी जी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी के पुराने बयान को याद दिलाया कि डॉलर मजबूत हो रहा है और भारत टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज उनकी ही वजह से रुपया 90 के पार गया है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल ने सवाल उठाया कि रुपया गिर क्यों रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने हमला बोलते हुए लिखा कि रुपया 90 पार पहुंच गया है, ये अन्य मुद्राओं के मुकाबले और भी खराब। वित्त मंत्री चुप क्यों हैं? 2014 में अच्छे दिन का वादा किया गया था, शायद वो किसी और के लिए थे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।